इफ की कंडीशन में क्या, नहीं नहीं सुनो मेरी बात सुनो। देखो मैंने क्या बताया आपको, नेस्टेड इफ एल्स क्या होता है, इसको मैं हटा देता हूँ, चलो ठीक है, उसको हटा देता हूँ। मैंने क्या बताया आपको, वन इफ एल्स इज हैविंग इज हैविंग मल्टीपल इफ एल्स ब्लॉक्स ब्लॉक्स इन इट। सो इसको सिंपली समझा जाए तो क्या होगा, एक इफ एल्स के अंदर दूसरा इफ एल्स, दूसरे के अंदर तीसरा इफ एल्स, जैसे मैंने बताया था। मान के चलो यहाँ पर एक इफ एल्स है, ये इफ है, एक एल्स है, इसके अंदर और एक होगा, इसके अंदर और एक होगा, इसके अंदर और हो सकता है, मतलब लिखने की जरूरत हर बार नहीं है, आपकी रिक्वायरमेंट के अनुसार हो सकता है। और हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि ये जहां पर इफ था और एल्स था, वहां पर क्या था, एग्जैक्टली अपोजिट टू ईच अदर कंडीशन थी। एक कंडीशन दूसरे कंडीशन के ऊपर डिपेंड थी, और सिर्फ दो ही कंडीशन हो सकते थे। तो नेस्टेड इफ एल्स में क्या होता है, नेस्टेड इफ एल्स में होता ऐसे है कि देयर शुड बी और देयर में बी मल्टीपल कंडीशंस। कितने कंडीशन हो सकते हैं, मल्टीपल, जैसे सिंपल इफ में हुआ करते थे, मल्टीपल कंडीशंस होते हैं। यहाँ पर एक चीज होती है, क्या होती है यहाँ पर, वन कंडीशन डिपेंड्स ऑन अनदर कंडीशन। अनदर, जैसे इफ एल्स में होता था ना, वैसे ही होता है कि मल्टीपल कंडीशन है और एक कंडीशन के ऊपर अनेक कंडीशन हो सकते हैं, दूसरी कंडीशन हो सकती है। तीसरा हम बोल सकते हैं कि वन इफ एल्स कैन हैव कैन हैव अदर इफ एल्स विद इन इट। तो इसको समझा जाए प्रैक्टिकली तो कैसे समझना चाहिए, देखो क्या बोलता है ये बोलता है कि एक मल्टीपल कंडीशन हो सकते हैं। फिर क्या बोलता है, एक कंडीशन दूसरे कंडीशन पे डिपेंड होती है। फिर क्या बोलता है कि एक इफेल्स के अंदर दूसरा इफेल्स हो सकता है, राइट। ये तो समझ में आ रहा है ना हमको, क्योंकि हमने ऊपर देखा है इसका। अब इसको अगर समझना है तो हमको एक एग्जाम्पल देखना पड़ेगा। आप अगर किसी, मान के चलो कि एक एम्प्लॉय है, देर इज एन एम्प्लॉय देर इज एन कंपनी, पढ़ो, एक कंपनी है, ठीक है। उस कंपनी का एक, मैं इसको ना यहाँ प्रिंट में समझाता हूँ, ठीक है, यहाँ पर समझाओ। हम्म। मान के चलो कि एक कंपनी है, इस कंपनी का नाम है एबीसी। हम्म। एबीसी एबीसी नाम की कंपनी है, ठीक है। अब ये एबीसी नाम की कंपनी ने क्या किया है, एक रिसेप्शन दिया है, यहाँ पर एक रिसेप्शन है उसका, ठीक है। ये एक रिसेप्शन है ऑफिस के अंदर, उसका क्या है, रिसेप्शन है। अब क्या हुआ है, अब ये इस तरीके से काम कर रहे हैं कि अगर कोई आदमी मान के चलो कि एक आदमी यहाँ पर है, इसको मैं थोड़ा सा फिगर आउट करता हूँ समझ में आए इसलिए। एक आदमी है, ठीक है, और ये आदमी इस रिसेप्शन पे जाता है। अब रिसेप्शन पे जैसे जाएगा रिसेप्शन पे, रिसेप्शनिस्ट क्या पूछती है उसको कि टेल मी योर एम्प्लॉय आईडी, ठीक है। फिर ये इंसान क्या बोलता है, ये बोलता है माई एम्प्लॉय आईडी इज 10, राइट। अब ये क्या बोलती है, ये रिसेप्शनिस्ट बोलती है कि टेल मी योर सैलरी। फिर ये बोलता है मेरी सैलरी है 11,000 सपोज, ठीक है। अब ये रिसेप्शनिस्ट क्या बोलती है कि इफ योर सैलरी इज 11,000 एंड योर एम्प्लॉय कोड इज 10, देन यू आर परमानेंट एम्प्लॉय परमानेंट एम्प्लॉय। अब यहाँ ये केस कैसी केस है, ये इंसान जो जा रहा है ना, इस इंसान को पता करना है कि वेदर ही इज परमानेंट और टेम्पररी, राइट। अब ये पता कैसे करेगा, पता करेगा रिसेप्शन से या एचआर से। यहाँ जाता है डेस्क पे, वो डेस्क पे वो पूछते हैं कि भैया आपका एम्प्लॉय आईडी क्या है, एम्प्लॉय आईडी 10 है। अब इसने क्या किया है, कंपनी ने एक कंडीशन रखी है, क्या कंडीशन रखी है, इसने बोला है कि परमानेंट एम्प्लॉय की जो डेफिनेशन होती है, परमानेंट एम्प्लॉय किसको बोला जाए, इसकी एक डेफिनेशन लिखी है इसने। कैसे लिखे है कि लिखा है एम्प्लॉय कोड होना चाहिए, एम्प्लॉय कोड होना चाहिए 1 से लेकर 100 तक या 99 तक। फिर बोलता है क्या कि एम्प्लॉय की सैलरी होनी चाहिए, सैलरी होनी चाहिए कितनी,
10,000 मिनिमम। कितनी होनी चाहिए? 10,000। अब जरा सोचो कि एक बंदा, ये जो बंदा गया था, इसने अगर बोला होता इसका एम्प्लॉय कोड 101 है, 101 है इस कंडीशन में, यहाँ 101 है, तो क्या ये मैडम इसको पूछती कि व्हाट इज योर सैलरी? ये पूछती सवाल उसके? बताइए। मीनिंग ही नहीं बनता ना कुछ ये सवाल पूछने का। क्यों नहीं बनता? क्योंकि कंडीशन क्या है? कंडीशन है कि भैया आपकी जो एम्प्लॉय कोड है, तो वो एम्प्लॉय कोड 1 से लेकर के 99 तक होना चाहिए। अगर वो है तभी फिर चेक करेगी वो सैलरी कितनी है। और सैलरी भी अगर 10,000 एंड अबो है, तभी वो बोलेगी कि परमानेंट एम्प्लॉय है। वरना वो डायरेक्टली क्या बोलेगी? वरना वो बोलेगी कि यू आर अ टेम्पररी एम्प्लॉय, राइट? टेम्पररी एम्प्लॉय ऐसा बोलेगी। समझे? और अगर मान के चलो इसने इसने कोड बताया, कोई ऐसा जीरो बताया। अब ये जीरो कोड वैलिड ही नहीं है ना यार इस कंपनी में, बराबर है कि नहीं? है क्या वैलिड इस कंपनी में? नहीं है। तो ये क्या बोलेगी कि सर आप नॉट मेरे एम्प्लॉय नहीं हो, यू आर नॉट माई एम्प्लॉय, नॉट आवर एम्प्लॉय। एम्प्लॉय, वो क्या बोलेगी कि सर यू आर नॉट माई एम्प्लॉय। ठीक है? ये समझ में आ रही है आपको? केस समझ में आ रही है? कैसी केस है? यस सर। बताइए। अब ये जो कंपनी ने क्राइटेरिया सेट किया है ना, इस क्राइटेरिया में देखो, इस पहली कंडीशन को, ये जो पहली कंडीशन है इसके ऊपर ये दूसरी कंडीशन डिपेंड नहीं है क्या? ये जो एम्प्लॉय कोड है, इस कंडीशन के ऊपर सैलरी का सवाल डिपेंड है क्या? नहीं? पूछो, यस बताइए। सर। क्योंकि एम्प्लॉय कोड अगर इसके बीच में नहीं है 1 to 99, तो वो इस सवाल ही नहीं उठता ना सैलरी पूछने का। उठता है क्या? यस सर। नहीं। और अगर सैलरी भी उसकी अगर 10,000 के नीचे है, तब भी वो क्या बोलेगी आपको कि यू आर नॉट अ परमानेंट एम्प्लॉय। बोलेगी कि नहीं? यू आर अ टेम्पररी एम्प्लॉय, ऐसा बोलेगी। बराबर है कि नहीं? तो ये ऐसी केसेस में जहां पर एक कंडीशन के ऊपर दूसरी कंडीशन डिपेंड होती है, और ऐसे मल्टीपल कंडीशंस हो सकते हैं, ऐसे केस में अगर डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट हमको यूज करना है, तो हम क्या यूज करेंगे? नेस्टेड इफ एल्स का यूज करेंगे। समझ में आ रही? केस समझ में आ गए आपको? सिनेरियो समझ में आ गया? कौन से सिनेरियो में? देखो, एम्प्लॉय कोड जब तक 1 से लेके 99 तक नहीं आएगा, तब तक सैलरी नाम का क्वेश्चन पूछना ही मेरा गलत है। बराबर है कि नहीं? अगर मेरा कोई बोलता है कि इसका एम्प्लॉय कोड 1 से लेके 99 तक है, तभी तो मैं सैलरी पूछूंगा उसको। और सैलरी पूछने के बाद भी अगर वो बोलता है कि मेरी सैलरी 9,000 है, तब भी मैं क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा कि यू आर नॉट परमानेंट एम्प्लॉय और टेम्पररी एम्प्लॉय। यानी कि एक कंडीशन के ऊपर दूसरी कंडीशन डिपेंड है, दूसरी के ऊपर तीसरी हो सकती है, तीसरी के ऊपर चौथी हो सकती है। तो ऐसे केसेस में जब हमको डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स यूज करने पड़ते हैं, उनको बोलते हैं नेस्टेड इफ एल्स। समझ में आ रही है बात? यस सर। वेरी गुड। चलो देखते हैं इसको प्रैक्टिकली कैसे किया जाता है। टर्बो, यही एग्जांपल करके दिखाऊंगा मैं आपको। समझ में आ गया? आएगा ना आपको? क्योंकि ये यस सर। केस समझ में आया है, तो एग्जांपल भी यही करेंगे हम। ठीक है? ओके सर। चलो उसका कोड लिखते हैं। अब कोड लिखने के लिए मैं क्या करूंगा? इसको हटा दूंगा, ये पूरा पहले वाला कोड मेरा। इसको क्लियर करता हूँ, ये कर दिया क्लियर। अब मेरा ऊपर क्या लिखा है? सिंपल जैसे हमारा फॉर्मेट होता है उसी तरीके से फॉर्मेट लिखा है। अब मैं क्या करूंगा? इंटीजर लिखूंगा, EMP ID, इस तरीके से, क्योंकि एम्प्लॉय का आईडी हमको लेना है, राइट? फिर क्या लेनी है? फिर एम्प्लॉय की सैलरी भी लेनी है, तो EMP_सैलरी, इस तरीके से लिखूंगा, राइट? और तब उसके बाद क्या लेना है? और कुछ लेना है क्या हमको? एम्प्लॉय की सैलरी और एम्प्लॉय का आईडी, दोनों ही चीजें लेनी है, राइट? बराबर है यस ना? सर। दोनों ही सैलरी चीजें लेनी है। अब मैं क्या करूंगा? प्रिंट एफ में लिखूंगा यहाँ पर कि एंटर योर एम्प्लॉय आईडी। जैसे रिसेप्शनिस्ट ने पूछा था, याद होगा आपको? रिसेप्शनिस्ट ने पूछा यस। था कि क्या पूछा था? आप मुझे आपका एम्प्लॉय आईडी बताइए, राइट? अब वो एम्प्लॉय आईडी लेना है हमको, तो किस में लेंगे? कौन से ब्लॉक में? स्कैन एफ लिखेंगे। स्कैन एफ लिखने के बाद हमने ऊपर ब्लॉक डिक्लेयर किया है, यानी कि एक इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर किया है हमने एम्प्लॉय आईडी नाम से, राइट? तो हम क्या करेंगे? इसको %d लिखेंगे, और कॉमा देके क्या करेंगे? EMP_ID, इस तरीके से हमने डिक्लेयर किया था, राइट? लेकिन इसी ब्लॉक में ये वैल्यू जाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? एंड साइन का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि एंड साइन हमेशा क्या करता है? एड्रेस दिखाता है ब्लॉक के ऊपर। रैम के ऊपर जब ब्लॉक बनेगा, उस ब्लॉक का एड्रेस इसको बताएगा, राइट?
अब ये गया एम्प्लॉय आईडी उसके उसके ब्लॉक में। अब हमको क्या करना है, अब हमको चेक करना है कि एम्प्लॉय आईडी हमारा 1 से लेके 99 तक है क्या। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इफ लिखेंगे और इफ का कंडीशन लिखेंगे, उसके बाद ये भी लिखेंगे, इसका ब्लॉक भी बनाएंगे। देखिए मैंने क्या किया है, मैंने सिंपली इफ का ब्लॉक क्रिएट किया। अब मैं कंडीशन लिखूंगा, क्या कंडीशन लिखनी है, इफ ईएमपी आईडी, ये जो एम्प्लॉय आईडी है वो क्या है, क्या लिखना है हमको, इज ग्रेट, क्या करना है, बिटवीन मतलब 1 से लेके कितने तक है, 99 तक। तो कैसे लिखना पड़ेगा इस कंडीशन को, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ये हो गई पहली कंडीशन, एक एक है या फिर एक से ज्यादा है, बराबर है। दूसरी कंडीशन कैसे लिखेंगे, इसको हम लॉजिकल ऑपरेटर से, एंड ऑपरेटर से कंबाइन करेंगे, हमको मालूम है ना कंबाइन कैसे किया जाता है। फिर लिखेंगे दूसरी वाली कंडीशन, कौन सी कंडीशन होगी ये, आईडी। अब ये आईडी कहाँ तक चेक करना है हमको, लेस देन है क्या नहीं, किससे लेस देन है, और इक्वल टू है क्या नहीं, 99 से। यानी कि इसका मतलब ये हो जाएगा कि उसने अगर 1 से नीचे डाला और 99 से ऊपर डाला तो वो उस केसेस में ये कंडीशन गलत हो जाएगी और इस इफ के ब्लॉक में वो नहीं आएगा। ठीक है, और ये अगर सही है तो क्या करना है हमको, अगर ये सही है तो फिर से क्या करना है हमको, चेक करना है। क्या चेक करना है, चेक करना है कि सैलरी उसकी कितनी है, बराबर है कि नहीं। दूसरी वाली कंडीशन यही है ना हमारी, हाँ जी एंटर योर सैलरी। सर। अब ये सैलरी ले लेंगे, सैलरी कहाँ लेनी है फिर से, इसका ब्लॉक बनाए यार, यार ये इफ में लिखा है मैंने, हाँ? इसको मुझे प्रिंट एफ में लिखना है, प्रिंट एफ, सर प्रिंट एफ में दूसरी वाली लिखना कंडीशन है। ही है तो उसको एक प्रिंटफ में एक कैसे एक लिख। सेकंड, एक सेकंड लिखते हैं इसको सारा। पहले एक बात समझ लो कि क्या किया हमने, पहले तो ये कंडीशन लिख ली। अब ये कंडीशन अगर ट्रू है, ये जो कंपाइलर है इसके अंदर आएगा, ब्लॉक के अंदर, ब्लॉक के अंदर आके क्या करेगा वो, पूछेगा, प्रिंट क्या दिया सर। पूछेगा, सैलरी कितनी है पूछेगा, बराबर है। अब सैलरी कितनी है ये पूछने के बाद हमको क्या करना है, वो सैलरी ब्लॉक को देनी है। कौन सा ब्लॉक बनाया था हमने, स्कैन एप्स लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे %d, %d के आगे देके कॉमा, कॉमा देके क्या लिखेंगे, ईएमपी सैलरी, इस तरीके से, राइट। और इसमें दे देंगे उसका एड्रेस यानी कि एंड साइन, राइट। अब वो सैलरी के ब्लॉक में सैलरी चली गई। अब क्या करना है हमें, हमें चेक करना है सैलरी 10,000 से ऊपर है क्या, राइट। फिर से क्या लिखेंगे हम, इफ लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे EMPA अंडरस्कोर सैलरी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10,000, 10,000 से ऊपर है तो तब क्या होगा, ऐसी अगर कंडीशन है तब क्या करेंगे हम, प्रिंट एफ में लिखेंगे कि भैया आप कौन हो, परमानेंट एम्प्लॉय हो, यू आर परमानेंट एम्प्लॉय। ठीक है, ऐसा लिख के उसको मैसेज दे देंगे, राइट। अब देखो ये कंडीशन अगर गलत हो जाती है तब क्या लिखेंगे हम, तब इस इफ का एल्स लिखना पड़ेगा हमें। कैसे लिखेंगे, अब यह यहाँ इसका भी इफ का एल्स लिखना पड़ेगा। अगर सैलरी 10,000 से कम है। नीचे है तो, नीचे है तो, लेकिन उससे पहले क्या करेंगे हम, आईडी अगर इन दोनों के बीच में नहीं है तब क्या दिया जाएगा, तब दिया जाएगा उसके लिए हमने यहाँ पे लिखेंगे एल्स। सिंपल क्या लिखेंगे यहाँ पर, एल्स लिखेंगे। और एल्स के आगे कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये भी कंडीशन क्या है, एग्जैक्टली अपोजिट टू ईच अदर ही रहेगा। जहां जहां इफ और एल्स साथ में होगा वहां वहां क्या होगा, एग्जैक्टली अपोजिट टू ईच अदर। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम एक डिसीजन लेंगे। कौन सा डिसीजन लेंगे, प्रिंट एफ में लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, सॉरी यहाँ पर लिखेंगे /n, और इसको क्या देंगे हम कि भैया तुम्हारा एम्प्लॉय कोड हमारे एम्प्लॉय डेटाबेस से मैच नहीं करता है, तो क्या लिखेंगे, यू आर नॉट आवर एम्प्लॉय, बराबर है ना, वो हमारा एम्प्लॉय नहीं होगा, राइट। यस सर। क्योंकि उसका जो कोड है वो कोड 1 से लेके 99 तक नहीं है, राइट। अब ये हो गया इस इफ का एल्स वाला ब्लॉक, आउटर बाहर वाले इफ का एल्स लिखा, ठीक है। अब अंदर वाले इफ की तरफ चलते हैं। अंदर वाले इफ में क्या चेक कर रहे हैं हम, सैलरी अगर 10,000 से ऊपर है तब हम क्या बोल रहे हैं, उसको परमानेंट एम्प्लॉय है। अगर सैलरी 10,000 से नीचे है तब भी तो कुछ लेना पड़ेगा हमको डिसीजन। तब क्या डिसीजन लेंगे हम, इसका ब्लॉक बनाएंगे, एल्स में लिखेंगे, और प्रिंट एफ में क्या लिखेंगे हम, प्रिंट एफ में लिखेंगे यू आर यू आर टेम्पररी एम्प्लॉय। हो रहा है ना, यस सर। समझ रहा है।
हाँ अब सर। क्या होता है इसमें, देखो इसमें क्या होता है, कंडीशंस कितने हैं, अभी तो हमारे पास बहुत सारे कंडीशंस दिख रहे हैं ना हमको, लेकिन हर कंडीशन एक दूसरे कंडीशन के ऊपर डिपेंड है, बराबर है कि नहीं, है कि नहीं। यस सर। क्योंकि आइडिया अगर आपका इसके इसके बीच में नहीं है, तो सैलरी पूछने का मतलब ही नहीं आता, कोई नहीं पूछेगा कि क्या सैलरी है तुम्हारी, बराबर है कि नहीं। तो देखते हैं ये इम्प्लीमेंट होता है कि नहीं होता है। कंपाइल किया, रन किया, देखो ये एंटर योर एम्प्लॉय आईडी बता रहे हैं, बताइए आपका एम्प्लॉय आईडी कोई भी एक बताइए। मयूर, 55। कितना, 55। 55, राइट। अब ये सोचो कि ये 55 हमारे जो कंडीशन थी 1 to 99 इसके बीच में है क्या नहीं, यस सर। मतलब बीच कंडीशन में हमारी ट्रू हो जाएगी, बराबर है। है, बराबर है यू ना। आर। हाँ। कंडीशन आ बराबर जाएगा। ट्रू हो जाएगी। अब कंडीशन ट्रू होने हम्म। के बाद हमने डिसीजन क्या लेना था, हाँ हाँ। हमने लेना था सैलरी दिखाइए, सैलरी सैलरी। बताइए। अब सैलरी बतानी है, बताइए सैलरी। 30,000। 30,000, ठीक है, ये डाल दी 30,000, राइट। अब मेथड एंटर करते हैं, देखो यू आर अ परमानेंट एम्प्लॉय आ गए, यस सर। राइट। अब हम्म। क्या करते हैं हम, दूसरी कंडीशन चेक करते हैं। अब यहाँ पर हम क्या फॉल्स करते वन। हैं, जीरो डालते हैं, ठीक है। देखो क्या आ रहा है, यस। यू आर नॉट आवर एम्प्लॉय, बराबर है। क्यों आ नहीं आ रहा है, क्योंकि उस 1 से लेके 99 तक उसने एम्प्लॉय कोड नहीं बताया, बराबर है। फिर क्या करेंगे, फिर हम एम्प्लॉय कोड ठीक से बताएंगे, हम लिखते हैं 10, और फिर सैलरी हम लिखते हैं कम, देखो 9,000 लिख दी। अब क्या आ रहा है, यू आर अ टेम्पररी एम्प्लॉय, राइट। मतलब हमने क्या क्या चेक किया इसमें, आईडी चेक किया, सैलरी चेक की, एम्प्लॉय टेम्पररी है क्या नहीं है वो चेक किया, परमानेंट है क्या नहीं है वो चेक किया, फिर चेक किया कि वो हमारा एम्प्लॉय भी है क्या नहीं, वो भी चेक किया। मतलब कि कंडीशंस हमने बहुत सारे चेक किए, और इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, नेस्टेड इफ एल्स का यूज कर सकते हैं। इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, बहुत इजी होता है समझना। और ये अगर नेस्टेड इफ एल्स होता है ना, इसके बाद भी आप कुछ भी लिख सकते हो, इसके बाद भी लॉजिक लिख सकते हो। यहाँ पे लिखता हूं मैं प्रिंट एफ, और यहाँ लिखते हैं, जैसे हम हमेशा लिखते हैं, यू आर लर्निंग डिसीजन मेकिंग। ये लास्ट में क्यों लिख रहे हैं सर हम? अब ये क्या होगा, ये कंडीशंस तुम्हारे ऊपर के चलते रहेंगे, और ये क्या होगा ये अपने ये सारा ये इफेल्स का हो गया, तो उसके बाद वो क्या करेगा, यहाँ पर हमने सेमीकोलन भूल दिए, ठीक है। वो क्या करेगा, बाकी की चीजें भी रन करेगा, 10 किया, 12,000 किया। देखो यू आर लर्निंग डिसीजन मेकिंग, मतलब कोई हमारा डिसीजन मेकिंग का स्टेटमेंट जो होता है, वो स्टेटमेंट अदर कोई प्रोग्राम है उसके बाहर वाला, उसको बंद नहीं करेगा, वो अपने आप चलते रहेगा, ठीक है। इसके बाद भी कुछ भी लिख सकते हो आप, राइट। सो हमारा जो मोटो था सीखने का कि डिसीजन मेकिंग में नेस्टेड इफ एल्स किस तरीके से यूज किया जाता है, सो इट्स वेरी सिंपल। ये इसमें क्या समझना है हमको, बस यही चीज समझनी है कि यार ये आ गया फिर से, यही एक चीज समझनी है कि इसमें मल्टीपल कंडीशंस हो सकते हैं, एक कंडीशन दूसरे कंडीशन के ऊपर डिपेंड हो सकती है, और एक इफिल्स के अंदर दूसरा इफिल्स मौजूद रहता है। इसी को हम नेस्ट बोलते हैं, यानी कि नेस्टेड इफिल्स। समझ में आ रहा है, आगे बढ़े। यस सर। वेरी गुड। चलो आज अभी यहीं रुकते हैं, कल देखेंगे बाद में, ठीक है। कल हम ठीक है। 6:30 बजे कर सकते हैं चालू। हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं सर, आज बात। मयूर 6:30 वाजता करू शकतो उद्या, हो हो चालेल, ठीक है, ओके। चलो सी हो यू म्हणलं. टुमारो, सी यू सर टुमारो, 1 मिनट। एंड अपलोड होने वीडियोस होते रहेंगे, आप देखते रहना, ठीक है। सर 1 मिनट। हाँ, सर ये मैं अगर कुछ प्रॉब्लम आ गया ड्यूरिंग प्रैक्टिस तो मैं आपको कॉल कर सकता हूँ, ऐसा कोई वीडियो कॉल वगैरह जिसके ऊपर। कॉल कर सकते हो सर, लेकिन पहले पूछ लेना, क्योंकि मैं अगर मिडिल ऑफ क्लासेस हूँ या कहीं और हूँ, तो मैं हाँ आपको हाँ। एंटरटेन नहीं कर पाऊंगा। बट यस, बिल्कुल कर सकते हो। कॉल करने से अ, पहले एक बार मैसेज ड्रॉप करके देख लीजिए करो, क्योंकि अभी हाँ आपने मैं। मुझे मैसेज भेजा था ना, जो हाँ सर, उसमें देखो मैं हम गलतियां मिस्टेक्स कैसे करते हैं। मैंने जो फॉर्मेट बताया था, देखो कभी भी किसी भी फंक्शन के आगे, कोई भी फंक्शन हो चाहे किसी भी फंक्शन के आगे, ये जो फंक्शन है ना, इस फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं, ये लिख नहीं रहे, फंक्शन नहीं बना रहे हम ये फंक्शन बना रहे हैं। देखो इसमें डिफरेंस ये है कि ये जो मेन फंक्शन है ना,
इस मेन फंक्शन को हम बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं? क्योंकि कंपाइलर का सबसे पसंदीदा जो सवाल होता है, वेयर इज मेन फंक्शन, जिसके लिए वो आतुर रहता है, जिसके लिए वो देखता है कि मुझे जो भी एग्जीक्यूट करना है उसके अंदर करना। अब ये किसने लिखा है, इसके अंदर का कोड कौन लिख रहा है? हम लिख रहे हैं ना, बराबर है। तो इसका यस मतलब सर। है हम खुद इसको डिफाइन कर रहे हैं। और ये जो CLR SCR नाम का फंक्शन है, या जो प्रिंट एफ नाम का फंक्शन है, या स्कैन एफ नाम का फंक्शन है, ये जो फंक्शंस है ना जिसके आगे पैरेंथेसिस लिखा हुआ है, ये फंक्शंस पहले से बनाए हुए हैं, राइट। मतलब ये है कि पहले फंक्शन लिखा गया है कहीं stdio.h में या कहीं कहीं conio.h में। तो वो फंक्शन को हम सिर्फ कॉल कर रहे हैं। जब कॉलिंग रहती है ना तो उसको स्टेटमेंट बोला जाता है। और जब हम बनाते हैं तो ये होता है फंक्शन का डेफिनेशन। ये होता है फंक्शन का डेफिनेशन, बाद में देखेंगे हम फंक्शंस में। लेकिन हाँ, हमेशा ध्यान रखना कि सेमीकोलन किसी भी स्टेटमेंट के बाद होता ही होता है। हाँ, जब कंडीशन होती है ना, कंडीशन के बाद कभी स्टेटमेंट, कभी ये नहीं होता है, सेमीकोलन नहीं होता है, सिवाय एक के, जो हम आगे देखने वाले हैं। ठीक है, ठीक है सर। सर मुझे चलो। एक आ रही है हाँ, मिस्टेक, थोड़ी देर बाद आपको बता सकता हूँ एक, या फिर कुछ टाइम क्या बाद। क्या क्या बताना है? एक प्रोग्राम लिखा था सर मैंने, तो डिक्लेरेशन इज नॉट अलाउड हियर इस तरह से आ रहा है। हाँ, आपने जो व्हाट्सएप किया था वही ना? हाँ वही वही कंटिन्यू आ रहा है, हाँ, मैंने कई बार ट्राई। उसमें अरे आपने सर क्या किया था, ये जो CLR SCR है ना, इसका सेमीकोलन हाँ भूल हाँ। गए हो आप। नहीं है सर मेरे पास में, इसकी इमेज है मैंने डाली हुई, उसमें है सर। हाँ, दिखा सी एल सकते हो आर। आप मुझे? अभी वीडियो कॉल करूँ सर, वीडियो पे बता दूँ? नहीं, अभी जूम में ये कर दो ना, उसको शेयर करो ना मेरे साथ। सर ये तो इसकी अभी फोटो है मेरे पास, उसका कोड लिखा हुआ तो नहीं है इसमें। चलो ठीक है, मुझे ये दे दो, व्हाट्सएप करो, मैं दे समझाता हूँ, देता हूँ, ठीक है। ठीक है। समझाता ठीक है हूँ, सर। व्हाट्सएप कॉल पे मिलते हैं। चलो, बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू सर, ओके।